मित्रों नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं, उसका कुछ मात्र हिस्सा बचा रह गया था जो कि उसमें नहीं कवर हो पाया था, तो उसको हम देखेंगे। वो है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। इसके पहले आपने देखा था भाषा विकास में सबसे पहले जो है वो क्या थी, क्या पढ़ा था। सबसे पहले बोली जाती थी जो भाषा थी वो सबसे पहले थी वैदिक। क्या थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और वैदिक के बाद में जो है लौकिक संस्कृत थी। वैदिक के बाद में क्या थी? लौकिक संस्कृत थी। और जो लौकिक संस्कृत थी उसके बाद में जो है आई पाली। पाली के बाद में फिर जो है प्राकृत। पाली के बाद में प्राकृत, और प्राकृत के बाद में जो है अपभ्रंश। क्या? अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश से जो हिंदी की उपभाषाएं हैं उनका विकास हुआ। हिंदी तो हमारी भाषा है। भाषा, उपभाषा एवं बोलियां तीन होते हैं। तो ये जनरली सामान्य भाषा में तीनों को एक समझ लिया जाता है, लेकिन अगर व्याकरण हम पढ़ रहे हैं तो व्याकरणिक दृष्टि में तीनों में अंतर होता है। जो भाषा, जो हिंदी है यानी भाषा, इसका ब्रॉड मतलब विस्तृत क्षेत्र होता है, जो कह सकते हैं कि संपूर्ण को लेकर के चलता है। और उसके बाद में उपभाषा उसकी अपेक्षा यानी भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। और ये जो बोली होती है क्षेत्र विशेष में। तो हम इसको देख लेते हैं। भाषा यानी हिंदी जो है ये भाषा है, इसका क्षेत्र बड़ा है। उसके बाद उपभाषा यानी इसके अंतर्गत कुछ उपभाषाएं हैं और इसके अंतर्गत कुछ बोलियां हैं। ठीक है, क्या है? इनके ये हिंदी है, भाषा हो गई, ये उपभाषाएं एवं बोलियां। तो अब हम देखेंगे कि अपभ्रंश हम यहाँ पे इसलिए आए ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये अपभ्रंश वगैरह और क्या है, कैसे ये उपभाषाएं कैसे आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये अपभ्रंश जो है कहां तक, कब तक था? 1000 ईस्वी तक था। कब तक था? 1000 ईस्वी तक। तो ये अपभ्रंश, और उसके बाद में 11वीं शताब्दी में, कब? 11वीं शताब्दी में हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? हिंदी भाषा का विकास। तो इन्हीं अपभ्रंश से हमारी उपभाषाएं विकसित हुई हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश जो है देखते हैं, ये देखिए सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश और एक हो जाता है जिससे कि हमारी भाषाओं का विकास हुआ, उपभाषाओं का विकास हुआ है, सौर सेनी अपभ्रंश। उसके बाद में जो है मैथिली अपभ्रंश। क्या? मैथिली अपभ्रंश। और मैथिली अपभ्रंश शॉर्ट में लिख देते हैं। और उसके बाद में मैथिली अपभ्रंश और मैथिली अपभ्रंश के बाद में जो है सौर सेनी अपभ्रंश, मैथिली अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्ध मागधी अपभ्रंश। कौन कौन से? ये कह सकते हैं कि यहाँ सौर सेनी अपभ्रंश आ गया। इसके बाद में हम वो देख लेते हैं मागधी, और मैथिली को बाद में देखेंगे। सौर सेनी अपभ्रंश जो है, मागधी अपभ्रंश। क्या? मागधी अपभ्रंश। और उसके बाद में अर्ध मागधी अपभ्रंश। कौन सा? अर्ध मागधी। अर्ध मागधी अपभ्रंश। मैथिली, सॉरी वो गलत जा रहे थे थोड़ा, उसके लिए सॉरी, वो उसका जिक्र नहीं होगा। अब इसको हम हटा देते हैं, चूंकि हमें आगे देखना है तो इसको हम हटा देते हैं। ये जो है अपभ्रंश है। ये क्या है? अपभ्रंश है। ये सौर सेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्ध मागधी अपभ्रंश, ये अपभ्रंश हैं। यानी ये कह सकते हैं कि हिंदी और जो वैदिक भाषा थी, जो कह सकते हैं कि जो प्राचीन भाषा थी, क्या थी? जो प्राचीन भाषा थी और जो हिंदी है, इन दोनों के बीच में जो कड़ी का काम किया, जो जोड़ने का काम किया, वो उसने किया है, अपभ्रंश ने किया है। क्या किया है? अपभ्रंश। तो इन्हीं अपभ्रंश से उपभाषाएं आई हैं। क्या आई हैं? इन्हीं अपभ्रंश जो है उपभाषाएं आई हैं। जो ये सौर सेनी अपभ्रंश है, इससे हमारी पश्चिमी हिंदी, कौन सी? पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है। और जो मागधी है, इससे जो है बिहारी हिंदी विकसित हुई है। इससे क्या विकसित हुई है? बिहारी। और बिहारी हिंदी इससे विकसित हुई है। यानी हिंदी को हम हटा दें तो पश्चिमी भाषा कह सकते हैं। और इससे अर्ध मागधी से जो है ये पूर्वी हिंदी, इससे क्या विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी विकसित हुई है।
इससे क्या विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी। और इसी से हमारी दो अन्य बोलियां उपभाषाएं हैं जो विकसित हुई हैं, वो है राजस्थानी हिंदी। क्या? राजस्थानी हिंदी। जो राजस्थानी हिंदी है वो भी किस अपभ्रंश से विकसित है? वो जो है सौरसेनी अपभ्रंश से है। और उसके बाद में एक जो है पहाड़ी हिंदी। क्या है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी सीधे सीधे हम सीधा बता सकते थे, अपभ्रंश का कोई जिक्र ना करते, लेकिन आपको यह पता ना चलता कि उपभाषाएं आई कहां से, कैसे इनका विकास हुआ। तो इसीलिए हमने अपभ्रंश का जिक्र किया और अपभ्रंश को यहां पे लाके जोड़ भी दिया। प्रश्न पूछ भी सकता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, या राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, या पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो हमें यह पता है कि सौरसेनी से हुआ है, तो हम तुरंत जो है प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। तो इसीलिए इसका जिक्र किया गया है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, और मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, और अर्धमागधी से जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो अब इनके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनको हम देख लेते हैं। इनके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच से, इनको हम अभी हटा देते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत और एक गुजराती हिंदी है, ध्यान रखेंगे। गुजराती हिंदी जो है वो भी जो है किससे विकसित हुई है? सौरसेनी से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? सौरसेनी से। ठीक है, अब यहां इनकी जो बोलियां हैं इनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है बोलियां हैं। ठीक है, तो यहां पे जो पश्चिमी हिंदी है इनमें जो है वो आ जाती है बोली। अब हम ये बोली लेकर के चल रहे हैं। क्या है? ये तो उपभाषा है। जो हिंदी है ये उपभाषा है, और जब इनका जिक्र कर रहे हैं आगे, ये जो है बोली है। तो सबसे पहले आ जाती है इसमें खड़ी बोली। क्या आ जाती है? खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम हम कह सकते हैं, इसको कहा जाता है, खड़ी बोली को जो है हम कौरवी के कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी। क्या कहते हैं? कौरवी। क्या कहते हैं? कौरवी। दूसरी है जो हरियाणवी, जो हरियाणा में बोली जाती है। तो हरियाणवी क्या है? हरियाणवी, यानी खड़ी बोली आ गई, इसमें हरियाणवी आ गई, और व्रज भाषा क्या आ गई? व्रज भाषा। इसके अंतर्गत व्रज भाषा आती है। और इसके बाद में बुंदेली, यानी बुंदेल क्षेत्र में, झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में जो बोली जाती है वो है बुंदेली आ गई। और उसके बाद में कन्नौजी और दक्षिणी। कन्नौजी कौन आ गई? कन्नौजी और दक्षिणी। कन्नौजी और दक्षिणी, ये यानी 1 2 3 4 5, और ये दक्षिणी इसका पहले नहीं होता था, लेकिन अब इसका भी जिक्र होने लगा है, तो ये 6 हो जाती हैं। किसमें? जो है पश्चिमी हिंदी में ये 6 बोलियां हो जाती हैं। खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम ध्यान रखेंगे, कौरवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौरवी। और हरियाणवी जो है इसको बांगरू भी बोला जाता है। कभी पूछ लिया जाए कि बांगरू किस भाषा को कहा जाता है, किस बोली को, अगर कह दिया जाए कि बांगरू किस बोली को कहा जाता है, तो ये हरियाणवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरियाणवी को। और कौरवी किसको कहा जाता है? तो ये खड़ी बोली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 6। खड़ी बोली, हरियाणवी, व्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, अब आगे जो है बिहारी हिंदी में देखते हैं। बिहारी हिंदी में जो है कौन कौन सी बोलियां आती हैं। बिहारी में आपकी आ जाएंगी, बिहारी में मैथिली, मिथिला से मैथिली शब्द बना है। मैथिली, मगही और भोजपुरी, जो कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रही है, ये वही बोली है भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी में 3 आ जाती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। 3 बोलियां आती हैं बिहारी हिंदी में। और इसके बाद में जो है ये बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? ये मागधी, मगध क्षेत्र, यानी मागधी, उसी से जो है मगध क्षेत्र से ही आया है शब्द। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी आई, और उस बिहारी हिंदी में 3 बोलियां प्रचलित हैं। अब आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अवधी, इसका भी कम बखान नहीं है भाइयों।
वो स्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिख दिया, पूरे विश्व में प्रचलन में है, प्रचलित है, तो वो अवधी भाषा में ही है। किसमें है? अवधी। अवधी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये किसमें आता है मित्रों? ये आता है अपना पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यानी बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी, और पूर्वी हिंदी में भी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अभ्यर्थियों, बहुत ही कम समय में इस तरीके से, इतना बेहतर तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। केवल डिजिटलाइजेशन पे ही मत जाइएगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे ही मत जाइएगा, वो सारी चीजें, उससे बेहतर चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। एक केवल विश्वास दिखा के देखिएगा बस। तो यहाँ पे बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमने देख लिया ये। अब हम आगे जो है राजस्थानी, हाँ, तो यहाँ पे हमने देख लिया था पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ये 3 उपभाषाओं का हमने देख लिया। अब जो हमारी बच रही थी उपभाषा जो है राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी। अब जो राजस्थानी हिंदी है, जो राजस्थानी हिंदी है, इसकी जो बोलियां हैं वो हैं 4। कौन सी हैं? 4। पहली है मेवाती, मालवी, मेवाती, मालवी और मेवाती, मालवी और जयपुरी। क्या है? जयपुरी। और उसके बाद में मेवाती हो गई, मालवी हो गई और जयपुरी है, तो उसके बाद में एक और बचती है मारवाड़ी। क्या बचती है? मारवाड़ी। ये उपबोलियां हैं किसकी? ये उपबोलियां हैं राजस्थानी हिंदी की, जो कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। जो इनका नाम है, जो मेवाती है, सॉरी जो मेवाती है, इसको हम उत्तरी, क्या कहा जाता है? इसको उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो मेवाती है इसको उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है, और जो मालवी है इसको दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, दक्षिणी। और जयपुरी जो है इसको पूर्वी राजस्थानी, यानी पूर्व राजस्थान के पूर्व क्षेत्र में बोली जाती है, और जो मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थानी कहलाती है। तो ये 4 हैं। कौन कौन? मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। मेवाती को जो है उत्तरी हिंदी, उत्तरी राजस्थानी हिंदी, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी हिंदी और जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी हिंदी कहा जाता है। उसके बाद में मारवाड़ी को जो है पश्चिमी राजस्थानी हिंदी कहा जाता है। एक अन्य बोली की भी चर्चा हुई थी, वो है पहाड़ी हिंदी। क्या है? पहाड़ी हिंदी। 5 की चर्चा हुई थी ना, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और उसके बाद में बिहारी हिंदी, 3 ये थी। और जो है 5 बोलियां हैं, ये पश्चिमी, 2 बिहारी, 3 राजस्थानी और 3 जो है पूर्वी, 3 जो है पूर्वी, 4 राजस्थानी और 5 जो है पहाड़ी। तो उपबोलियों की संख्या कभी प्रश्न पूछ लिया जाए, ऊपर से ही प्रश्न पूछ लेता है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं, तो 5 आती हैं। कितनी आती हैं? 5। कितनी आती हैं? 5। और 5 की जो बोलियां हैं इनका भी चर्चा कर लिए। तो पहाड़ी हिंदी में 2 आती हैं। कौन सी आती हैं? पहाड़ी हिंदी में 2 होती है। एक है गढ़वाली। क्या है? गढ़वाली, जो गढ़वाल क्षेत्र में जो है बोली जाती है, इधर जो है उत्तराखंड क्षेत्र में। और दूसरी है कुमाऊनी। क्या है? कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी, ये जो है 2 गढ़वाली और कुमाऊनी, ये जो 2 बोलियां हैं इनके अंतर्गत जो है आती हैं। किसके अंतर्गत? हम कह सकते हैं कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो 2 बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो हमने देखा कि अपभ्रंश, सबसे पहले देखा कि अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश यानी अपभ्रंश जो है कड़ी है, जो प्राचीन भाषा थी और जो हमारी हिंदी भाषा विकसित हुई, इन दोनों के बीच की कड़ी अपभ्रंश थी। उन्हीं अपभ्रंशों से हमारी हिंदी उपभाषाओं का, हिंदी का विकास हुआ, उसकी उपभाषा का विकास हुआ और बोलियों का भी विकास हुआ। तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं ये अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। सौरसेनी से पश्चिमी, मागधी से बिहारी
और अर्धमागधी से पूर्वी, और इसी सौर श्रेणी से ही राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी विकसित हुई है। किससे? ये सौर श्रेणी से, ध्यान रखिएगा, 3 सौर श्रेणी से पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी, अन्य भी विकसित हुई हैं, लेकिन जो हमारी हिंदी है, हिंदी की उपभाषा की 3 उपभाषाएं जो है वो सौर श्रेणी से विकसित हैं, मागधी से बिहारी, अर्धमागधी से पूर्वी। बोलियों को देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि बोलियों की कितनी बोलियां हैं, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो 6 ये हो गई, 3 9 3 12 12 4 16 16 2 18। कितने का जिक्र होता है? 18 बोलियां। कितनी? 18। पहले 17 का जिक्र होता था, यहाँ पे जो है दक्षिणी का जिक्र नहीं होता था, लेकिन अब जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दक्षिणी को रख दिया गया, तो इनकी संख्या जो है 18 हो गई है। कभी अगर ऊपर से प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे हमने देख लिया कि उपभाषाएं हैं जो कि अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, जो है 5 उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत ये बोली हैं। तो बोली, अब बोली शब्द से आप हो सकता है वो हो तो हम बता दें कि बोली किसे कहते हैं? क्षेत्र विशेष में, जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है भाषा, उसे ही बोली कहते हैं। तो बोली किसे कहते हैं? कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषाओं को, या बोली जाने वाली भाषा का ये प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं को ही बोली कहते हैं। भारत में लगभग 436 से अधिक, लगभग 436 बोलियां प्रचलित हैं। ठीक है? कितनी? पूरे विश्व की चर्चा करें तो उसमें जो है 3000 से अधिक भाषाएं हैं, और उन्हीं भाषाओं में एक भाषा हमारी हिंदी है। और कभी पूछ ले किस भाषा परिवार से हिंदी का विकास हुआ है, तो ये भारोपीय भाषा परिवार से है मित्रों। किससे है? भारोपीय भाषा परिवार से। किससे? भारोपीय भाषा परिवार से। तो बोली क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। उपभाषाएं अगर पूछ लिया, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो 6। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो 3। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो 3। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो ये हो गई 4। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो ये हो गई 2, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो चर्चा आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपका जो है पूरा टॉपिक तैयार हो गया होगा। हम एक निवेदन करेंगे, ये थोड़ा आपको समझने में अगर दिक्कत हो तो ये जो है लिख करके, ये पूरा अगर चार्ट इस टाइप का जैसे मैंने बना दिया, इस टाइप का चार्ट बना के आप समझ लेंगे तो पूरा जो उपभाषा और बोली का पार्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या मित्रों? बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी का एक छोटा सा अंश और बच रहा है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं, वो है लिपि। क्या है? लिपि। अब इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया है। जब यहां पे चर्चा हुई है अन्य भाषाओं की, भारत हिंदी तथा भारत की अन्य भाषाएं, तो यहां उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझ लेना पड़ेगा कि कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। लगभग आमतौर पे ये क्षेत्र पूछा जा सकता है कि क्षेत्र में, तो नाम से लगभग स्पष्ट है कि किस क्षेत्र में पूछा मतलब बोले जाती हैं बोलियां, जो भाषाएं हैं वो है। अब उनका जो है उनको लिखने या लिखने के लिए किन लिपियों का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले हम समझें कि लिपि क्या है। क्या है लिपि? ध्वनियों को, उच्चारित ध्वनियों को जो लिखने का रूप होता है वही लिपि है। जो ध्वनियां हम बोलते हैं, ध्वनि। अब ध्वनि क्या है? वर्ण। आगे वर्णमाला पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से, ध्वनि या वर्ण दोनों एक ही हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं लिपि क्या है? ध्वनियों का उच्चारित रूप। लिपि क्या है? ध्वनियों का उच्चारित रूप, यानी ध्वनियों के उच्चारित रूप को ही लिपि कहते हैं। किसको? ध्वनियों, यानी ध्वनियों का दूसरा नाम वर्ण। ध्वनियों का उच्चारित रूप। लिखित भी कह सकते हैं, उच्चारण किया जाता है। और लिखित यानी उच्चारित रूप, ध्वनियों का उच्चारित रूप जो कि लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के उच्चारित रूप को लिखना, ध्वनियों के उच्चारित रूप को लिखना ही लिपि कहलाता है। जो हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या जो लिखते हैं वही लिपि है। ठीक है?
ये भी कह सकते हैं कि ध्वनियों के उच्चारित रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं, या ध्वनियों के उच्चारित रूप को लिखना ही लिपि कहलाता है, या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। तो सीधा ऐसे ही कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको और आसान हो जाएगा। ध्वनियों के उच्चारित रूप को लिखने के लिए, ध्वनियों के उच्चारित रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों होता है बच्चों, चिन्हों, चिन्ह नहीं होता है कि चिन्ह का उच्चारण पहले हा का बाद में, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही लिपि कहा जाता, उसे ही लिपि कहते हैं। जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। क्या? ध्वनियों के उच्चारित रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। अब लिपि समझ में आ गया होगा, यानी ध्वनियों के उच्चारित रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे देवनागरी लिपि, क्या? देवनागरी लिपि, और भी अनेक नाम हैं। हम कह सकते हैं कि रोमन लिपि, क्या कह सकते हैं? रोमन लिपि, ये सभी लिपि हैं। गुरुमुखी लिपि, क्या? गुरुमुखी लिपि, ये क्या है? ये सभी लिपि हैं। क्या है? ये लिपि हैं। ठीक है, तो ध्वनियों के उच्चारित रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही लिपि कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि, रोमन लिपि और गुरुमुखी लिपि ये लिपियां हैं। अब हम देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं और उनकी लिपि, यानी भाषा और उनको किस लिपि में लिखा जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस भाषा की लिपि क्या है। तो हम आगे देखेंगे भाषा और लिपि। भाषा इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा लिपि। मित्रों, आप चाहें तो इसको रोक करके लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे इकट्ठा मिल जा रहा है आपको ऐसे मिलेगा नहीं। जो सर्वेषां भाषाणां जननी है, जननी मन्यते कहा जाता है, तो जो है वो संस्कृत है। तो संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। और उसके बाद में हिंदी, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। और इसके बाद अच्छा, हाँ, ध्यान में आ गया कि ये देवनागरी, कभी कभी पूछ लेता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ है मित्रों? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। तो संस्कृत की और हिंदी की दोनों की जो लिपियां हो जाती हैं वो हो जाती है देवनागरी। एक अन्य भाषा जो है मराठी, क्या है? मराठी। इसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि की बच्चों ये विशेषता है, बहुत ही इस तरीके की विशेषताएं और लिपियों नहीं मिलती हैं। इसमें जो है एक विशेष ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक विशेष चिन्ह होता है, यानी एक विशेष ध्वनि के लिए एक विशेष वर्ण होता है लिखने और बोलने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्य में नहीं है। जैसे हम अंग्रेजी में देखते हैं कि वहां पे जो है आई का भी प्रयोग कर लिया जाता है, जो है ई के लिए, और इसके लिए भी कहीं कहीं कर लिया जाता है, और कहीं कहीं पे इसका भी प्रयोग इसके लिए किया जाता है। इसका ई का प्रयोग कहीं कहीं इस मात्रा के लिए किया जाता है, और कहीं कहीं जो है ऐसे इसके लिए भी कर लिया जाता है, ई की मात्रा के रूप में भी कर लिया जाता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। अब अंग्रेजी में आप देखे होंगे इस सा के लिए और इस सा के लिए, दोनों के लिए ही एस एच और एस एच इसी का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। इसीलिए जो है देवनागरी लिपि, यानी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। इसमें एक ध्वनि विशेष के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए देवनागरी लिपि सबसे सर्वोत्तम है। आगे आ जाती है आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है मित्रों? ये लिखी जाती है रोमन लिपि में। किस में लिखी जाती है? ये रोमन में लिखी जाती है। उसके बाद में जो है पंजाबी, क्या?
पंजाबी। पंजाबी जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं। अन्य भाषाओं की चर्चा हुई है तो अन्य भाषाओं में कहीं और से प्रश्न बनने का नहीं है, जो प्रश्न बनेगा वो इन्हीं में से बनेगा, यानी या तो बोली से उठा के पूछ लेंगे, या तो जो है भारतीय संविधान में कितनी मूल भाषाएं थी, अब कितनी भाषाएं हैं, इन बस इसी में से जो है मूल भाषा है उसकी 14 है, और भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं 22 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और अन्य से पूछेगा तो, और नहीं तो यहां से पूछ लेगा कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे जो है उर्दू है, क्या है आगे उर्दू जो है ये फारसी लिपि में लिखी जाती है, जिससे कि हमारे हिंदी का फारसी शब्द से ही, फारसी भाषा से ही हमारे उसका विकास हुआ है। तो आशा करते हैं कि ये आपको लिपि समझ में आ गई होगी। यानी संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, मराठी की लिपि, यानी 3 जो भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, हिंदी और मराठी, इनकी लिपि जो है देवनागरी है। अंग्रेजी जो है रोमन है, और पंजाबी जो है गुरुमुखी है, और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, और उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है, यानी इन लिपियों में लिखी जाती है। अब आगे जो है यहां पे हम देख रहे हैं एक प्रश्न जो पूछा जाता है विशेष तौर पे कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आशा करते हैं आपको ये जो है उपभाषा और बोली, उसके बाद में लिपि वाला टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो हिंदी है और अन्य भारतीय भाषाएं हैं वहां से प्रश्न कहां से बन सकता है। तो प्रश्न बनने के लिए जो है सबसे पहला प्रश्न जो है भाषा से बन सकता है कि भाषा किसे कहते हैं, बताया गया, उसकी चर्चा हो गई है, तो आप जो है उसको देख लीजिएगा, यानी जिसकी सहायता से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही भाषा है। भाषा के रूप से बन सकता है, भाषा के 2 या 3 हैं जो आपके प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कहानी लिखना भाषा का कौन सा रूप है, या पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है, लिखित भाषा है। ठीक है, या जो है कह सकते हैं कि जो है टीवी देखना भाषा का कौन सा रूप है, तो ये मौखिक है। हालांकि ये अपवाद है, चूंकि अब नीचे पट्टियों पे लिखते हुए भी आता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और दूसरा ले लेते हैं, यानी कि क्रिकेट मैच देखना भाषा का कौन सा रूप है, तो ये मौखिक है। कौन सा है, मौखिक है। ठीक है, कथा सुनना, प्रवचन सुनना, ये भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक है। उसके बाद में हिंदी शब्द का विकास किससे हुआ है, किस भाषा से हुआ है, तो फारसी से हुआ है। किस भाषा से हुआ है, तो फारसी से। किस शब्द से हुआ है, तो सिंधु से हुआ है। यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, 14 सितंबर सन 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 343 का 1 या ए, ध्यान रखिएगा 343 का भी लिख सकते हैं, 343 का, या 343 1 या 343 ए, इन तीनों में से कोई एक ही रहेगा। 343 का या 343 1 या 343 ए के तहत भाग की चर्चा करें तो भाग 17 में, किसमें, भाग 17 में हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब यह पूछ सकता है कि हिंदी जो है भारतीय संविधान के मूल में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। कितनी थी, 14। उसके बाद में 67 में एक बढ़ी जो है सिंधी 1967 में, और जो है 3 उसके बाद में जो है और बढ़ी हैं जो कि 1992 में, और 4 अन्य आकर के जो है 2003 में बढ़ती हैं। तो ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये चर्चा कर रहे थे भाषाओं की। तो आप पूछ सकता है कि मूल में तो 14 थी, मूल में कितनी थी, 14, और अब पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं या कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 की। कितनी, 22 की। वहां से प्रश्न बन सकता है कि कितनी भाषाएं हैं, 22। और अभी जो तुरंत हम पढ़े, हिंदी भाषा की उपबोलियां और हिंदी भाषा की उपबोलियां, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो उपभाषा में हमने देखा कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये सभी हैं। इसमें पूछ सकता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी से हुआ। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। या
ये कह सकते हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से हुआ है। राजस्थानी का किससे हुआ है, तो वो भी सौरसेनी से ही हुआ है। और पहाड़ी हिंदी वो भी सौरसेनी से, यानी तीन, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये तीनों हिंदी का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी से हुआ है। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का, और मागधी से बिहारी हिंदी की। ये 5 उपबोलियां हैं और इनके अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और इनके अंतर्गत 18 भाषाओं को हमने पढ़ा है। यहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है। अपभ्रंश भी पूछ सकते हैं और उपभाषा पूछ सकते हैं या उपभाषा की बोली पूछ सकते हैं। और उसके बाद में जो अगला अभी देख रहे हैं कि लिपि पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि लिपि, यानी पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी है। संस्कृत, हिंदी और मराठी की लिपि क्या है, देवनागरी है। और अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। और यह पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। तो आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से, इतने से कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये हम 100% दावा करते हैं कि इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। इस टॉपिक से जो है 1 या 2 प्रश्न जो भी पूछा जाएगा वो आपको मिल जाएगा। अब इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, इसकी प्रश्नोत्तरी भी इस वीडियो के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट एक मिलेगा, 20 से 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। इसके अंतर्गत आपको यह दिखा दिया जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। मित्रों, जितने भी जो भी टॉपिक बताए जाएंगे उसके बाद में उसका एक प्रैक्टिस सेट तुरंत आपको मिलेगा। इससे आपको टॉपिक, इसके आपको प्रकरण देखेंगे, प्रकरण के बाद में तुरंत प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। वहां से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। बस यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी नहीं किए हैं तो अपने मित्रों में भेजें, मित्रों के पास तक भेजें, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपको कैसा लगा, जिससे कि और सुधार करके जो है जहां कहीं भी लगे कि सुधार करने की आवश्यकता है, सुधार करके और बेहतर दिया जाए। ये अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेगा और आपकी बेहतर तैयारी कराएगा। बस यही निवेदन है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।